आज आज हम लोग स्टडी करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल है क्या? किसी विद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह सदैव बनाए रखने के लिए सेल को कुछ वर्क करना पड़ता है और इस कार्य के लिए उसके भीतर विद्युत अपघट्य घोल में होने वाली रासायनिक क्रियाओं से ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे आवेश प्रवाहित होता है और परिपथ में धारा निर्धारित होती है। अर्थात सेल को कार्य करने के लिए विद्युत अपघट्य घोल में जो रासायनिक क्रिया है उससे ऊर्जा प्रोड्यूस होती है और वह ऊर्जा से जो है आवेश प्रवाहित होता है और इससे जो है हमारा करंट निर्धारित रहता है। अतः एकांक आवेश, अतः अब डिफिनेशन लिखना होगा, तुम लोग कैसे लिखेंगे? अतः एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए शेल द्वारा दी गई ऊर्जा को शेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब आप देखिए कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो है सेल द्वारा दी गई ऊर्जा ही क्या है? विद्युत वाहक बल है। ये क्या है? एक प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक है। यह जो है सेल की यह जो है सेल की जो है एक स्वाभाविक गुण है। अतः ईएमएफ का मतलब क्या होता है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, चूंकि बहुत लंबा लिखना पड़ता है इसलिए हम लोग ईएमएफ यहाँ भी वाह करके भी लिख सकते हैं। क्या है ये? एक जो है एक स्वाभाविक गुण है। किसका? सेल का। सेल का एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है जो शेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के मेटल से व विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर डिपेंड करता है। यानी कि एक प्रॉपर्टी ऐसी जो कि सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसका मेटल कैसा होता है, शेप क्या है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइज का जो नेचर है इस पे यह डिपेंड करता है। यदि किसी सर्किट में Q आवेश प्रवाहित करना हो और प्रवाहित करने में कुल W कार्य हो तो ऐसे कंडीशन में E बराबर क्या हो जाएगा हमारा? E इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। E इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। W का मात्रक क्या होता है? जूल और Q का मात्रक कूलाम। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का मात्रक
जूल पर कूलाम या वोल्ट भी कहते हैं इसको। तो ये था हमारा सेल का विद्युत वाहक बल। और यहाँ पे जो है कूलाम, जूल पर कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर, क्या बोलेंगे, टर्मिनल विभवांतर। जब किसी सेल को बाह्य परिपथ के रूप में विभिन्न प्रतिरोधों के साथ जोड़ते हैं तो सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा का कुछ भाग उसके बाह्य परिपथ में और बाकी शेष भाग क्या होता है, उसके आंतरिक परिपथ में व्यय होता है। यहाँ पे आंतरिक परिपथ का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर के पार्ट, यानी कि सेल के जैसे सेल में घोल इत्यादि होता है उसमें। फिर ध्यान देखिए टर्मिनल विभवांतर, जब किसी सेल को बाह्य परिपथ के रूप में विभिन्न प्रतिरोधों के साथ जोड़ते हैं तो सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा कुछ तो जो है बाह्य परिपथ में और जो है कुछ आंतरिक परिपथ में व्यय होती है। ठीक है, हम लोग इसको डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं कि एकांक आवेश, एकांक आवेश एकांक आवेश द्वारा सेल के बाहर, सेल के बाहर बाह्य परिपथ में प्रवाहित, बाह्य परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा की मात्रा, जो एनर्जी एक्सपेंड होती है, व्यय ऊर्जा की मात्रा को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। स्टूडेंट्स बार आप नोट कर लीजिए, एकांक आवेश द्वारा, ऐसे तो मतलब जनरली टर्मिनल विभवांतर जो मैंने बताया कि किसी सेल को बाह्य परिपथ के रूप में विभिन्न प्रतिरोधों द्वारा जब जोड़ा जाता है तो जो एनर्जी जो है कंज्यूम होती है उसका कुछ भाग जो है आपके बाह्य परिपथ में और कुछ जो है सेल के आंतरिक परिपथ में यूज होता है। ऐसे एज ए डिफिनेशन लिखना होगा तो हम लिखेंगे एकांक आवेश द्वारा सेल के बाहर बाह्य परिपथ में प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, टर्मिनल विभवांतर, यानी कि VT। यदि हम VT माने VT मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W/Q। ठीक है, ये W क्या है, W जो वर्क हो रहा है ये जो है बाह्य परिपथ में व्यय ऊर्जा, यानी कि स्पेंड एनर्जी इन एक्सटर्नल सर्किट,
ये ऊर्जा चूंकि वर्क के रूप में वो ट्रांसफर होगी, तो ये हम लोग W से इंगित कर सकते हैं। क्यों हमारा क्या हो गया, आवेश। सेल का जो टर्मिनल विभवांतर का मान है वह सामान्यतया विद्युत वाहक बल के मान से कम होता है। यानी कि जनरली टर्मिनल पोटेंशियल difference is less than the EMF of the EMF means electromotive force इन सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। अब इसके लिए जो है हम लोग एक सर्किट बनाते हैं। इसको हम लोग ऊपर ला करके यहाँ पे हम लोग सेल जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया माइनस। इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिया। अब ये हमने यहाँ पे ला करके, ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा पूरा पार्ट में जो है ये मान लिया कि ये हमारा सेल हो गया। ठीक है, ये हमारा सेल हो गया। और ये तो हमारा ई हम बताया ही आपको। और इसमें धारा की दिशा हमारी क्या है, ये देखिए यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा आई। और ये हमारा क्या हो गया आर। ये हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये हमारा हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखिए दर्शा दिया मैंने। अब इसमें आर क्या है, हमारा आंतरिक प्रतिरोध है। और वैद्युत वाहक बल अपने वैद्युत वाहक वाले एक सेल को बाह्य प्रतिरोध में जो है हम लोग बाह्य प्रतिरोध आर से हम लोग इसे जोड़ देते हैं। जब मान लिया कि परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, आई है। देखिए परिपथ में आर क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल आर क्या है हमारा बाह्य प्रतिरोध। मान लिया कि और इसमें जो है आई धारा बह रही है। इसमें मान लिया कि जैसे आई धारा बह रही है तो स्पष्ट है कि एक धनावेश सेल के भीतर उसकी ऋणावेशित क्षण से धनावेशित क्षण पर पहुंचता है तो उसके विभव में विद्युत वाहक बल के बराबर वृद्धि होगी। परंतु सेल के विद्युत अपघट्य इत्यादि के कारण आंतरिक प्रतिरोध में गुजरने पर, ध्यान दीजिए, आंतरिक प्रतिरोध में से गुजरने पर विभव में भी कमी प्रतीत होती है। हालांकि थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, थोड़ा सा टफ वर्ड लग रहा होगा, आप नोट कर सकते हैं कि इट इज क्लियर दैट जब एक धनावेश सेल जब एक पॉजिटिव चार्ज सेल के भीतर उसकी नेगेटिव चार्ज जो क्षण होती है, यानी ऋणावेशित क्षण से
धनावेशित क्षण क्षण पर पहुंचता है, आप लोग नोट करते जाइए संभव तो उसके विभव में, तो उसके पोटेंशियल में ईएमएफ के बराबर वृद्धि होती है। जबकि सेल के विद्युत अपघट्य आदि के कारण इंटरनल रेजिस्टेंस और में से गुजरने पर पोटेंशियल में जो है कमी आ जाएगी। पोटेंशियल में कमी होगी जो कि आई आर होगी, मतलब जिसका मान आई आर होगा। आई आर, ये आई आर कैसे है भाई? ओम के नियम से। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, इट इज क्लियर दैट जब पोटेंशियल, जब पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश को जो है सेल के भीतर उसकी ऋण आवेशित से धनावेशित क्षण पर पहुंचता है, तो उसके पोटेंशियल में ईएमएफ के बराबर वृद्धि होती है। जबकि सेल के विद्युत अपघट्य आदि के कारण इंटरनल रेजिस्टेंस में से गुजरने पर पोटेंशियल में कमी आएगी जो कि आई आर के बराबर होगी। इस प्रकार हम लोग देखते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर, हेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, E माइनस आई आर, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वल, पिछले में हमने बताया था कि E इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। यहाँ पे हम थोड़ा सा टेकअप करेंगे। E इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू इक्वेशन नंबर 1, और इसको हमने क्या डाला, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जो है इक्वेशन नंबर, अब जैसे इक्वेशन नंबर हम लोग 2 को लेते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं E इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू है, आइए सेल में कोई धारा न बहने की दिशा में, सेल में कोई धारा न बहने की दशा में, मान लीजिए कि सेल में कोई धारा नहीं बह रही है, तो ये I इक्वल टू 0। ठीक है, I इक्वल टू 0, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E। इसका मतलब ये सेल में धारा का प्रवाह न हो, ऐसे कंडीशन में टर्मिनल विभवांतर जो है उसके वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यदि जो है इसमें रेजिस्टेंस को देख लेते हैं, यदि जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 हो, if
सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये 0 है, तो ये R हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, V बराबर E, यानी कि से ऐसे कंडीशन में जब ये V बराबर E हो जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे एक आदर्श सेल। अर्थात शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के टर्मिनल विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा। ठीक है, जब I बराबर 0 तब, और जब रेजिस्टेंस R इक्वल टू 0 है तब। ऐसे सेल को हम लोग क्या कहेंगे, आदर्श सेल। इट्स ए टाइप ऑफ सेल is called standard cell। अब सामान्यतः किसी सेल का वास्तविक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 नहीं होता है। अभी हमने ऊपर मैंने बताया, अभी पिछले वाले पेज पे मैंने ये दिखाया था कि सेल का विद्युत वाहक बल, या उसमें मैंने बताया था कि सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से कम होता है। ये जो है रियल कंडीशंस है। ठीक है, ये जो है रियल केस में जो होता है, सेल का वास्तविक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि वास्तविक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। नहीं होता है। अतः वास्तविक सेलों के टर्मिनल विभवांतर का मान सदैव EMF से कम होता है।